हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज का वीडियो है जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का लेवल था, जिस तरह से आया था, काफ़ी लोगों के दिमाग में एक तरह से फ़ियर आ चुका है कि सर क्या पैटर्न ऐसा रहेगा, अब इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जैसे मैंने एक लिया जो क्वेश्चन, अंजलि सोलंकी ये कहती हैं, गुड इवनिंग सर, काइंडली सजेस्ट फॉर द दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, दे प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय देम। तो मैं बता दूं, इस तरह से जिनके भी दिमाग में ये कन्फ्यूजन है, ये एक फियर है, तो इस तरह से फियर मत बनाइए। बस क्या है कि देखिए, आप अभी किसी भी सिस्टम में चेंजेस तो होते हैं, ठीक है। अभी चेंजेस आपके टाइम पे आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही रहेगा। तो चेंजेस तो होंगे। अभी जो है जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज़ ही हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बस क्या हुआ कि जो पहले के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और अब के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी अब डिफरेंट हैं, जिस तरह से आप लोगों का फीडबैक आया, जिससे मुझे पता चला। तो इसके लिए करना क्या है, आपको देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस होता है, और कभी-कभी कुछ चीज़ें हमें आउट ऑफ सिलेबस लगने लगती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम जिस तरह से तैयारी करते हैं, उस तरह से जो वो क्वेश्चंस उसमें नहीं आते। अब क्या है, आपको जो स्टडी करनी है वो काफ़ी कंसेप्चुअल, एनालिटिकल, रीज़निंग, इस टाइप के जो है आपको स्टडी करनी है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, लॉर्ड राम वाज़, भगवान राम थे, इस तरह का क्वेश्चन आया। तो अगर किसी पहले क्या था, सिंपली एक देता था कि ये दशरथ जी के पुत्र थे, और उसके बाद और जो आंसर होते थे उससे तो बहुत ही दूर-दूर होते थे, तो आप सिंपली पिकअप कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि उसमें ये कह सकता है कि अब ये कह सकता है कि जैसे लौह कुश, उनके एक 2 पुत्र थे। दशरथ जी उनके पिता थे, और सीता जी जो थी उनकी वाइफ़ थी। तो जब एक पूरा बैकग्राउंड आपको पता रहेगा, तभी आप वहाँ पर, अगर स्टेटमेंट है, जैसे स्टेटमेंट जो इस बार को क्वेश्चन काफ़ी प्रोपोर्शन ज़्यादा था, तो जब आपको पूरा बैकग्राउंड किसी चीज़ के बारे में पता रहेगा, तो जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से पूछ सकता है कि इसमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है और कौन-सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1, 2, तीनों सही है या ओनली 1, 2 सही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे पहले यूपीएससी में आया करते थे। अभी क्या है कि जो एनटीए है, स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। तो अब क्या है कि कोई भी जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, उनका आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए टेक्स्ट बुक की रीडिंग, आपको जो भी रेफ़रेंस बुक है, देखो रेफ़रेंस बुक जो भी किसी सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे भी हमारे यहाँ पर जो टॉपर्स लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जो एमएससी और में और बीएससी में पढ़ाया जाता, कोई चेंज नहीं होगा। बस क्या है कि अब आप पढ़ाई के लिए जैसे आपको थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। जैसे आप क्लाइमेट का कोई पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या, जो एक कंसाइड जो नॉलेज है, वो उस टाइम के पीरियड में ही उतना फिक्स्ड कंपाइलेशन है। लेकिन अभी क्या है कि क्लाइमेट के बारे में काफ़ी एक्शन इधर-उधर पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं। कोई कमेटी बनती है, कोई कुछ बनता है, उसमें कुछ फाइंडिंग आते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा अवेयर भी होना पड़ेगा, ठीक है? इससे क्या है कि आपका डायनेमिज़्म पता चलेगा। तो इसलिए जो आने वाला जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अब इस तरह से काफ़ी आपको कंटेम्प्रेरी कोई भी चीज़ पढ़ रही है, जैसे राइस पढ़ रहे हैं, कॉटन पढ़ रहे हैं, या जो भी एक्स वाई जेड पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहिए कि कंटेम्प्रेरी टाइम में, रीसेंट टाइम में इसके बारे में क्या चल रहा है। तो अपडेट होने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अब हट के पढ़ाई करोगे। देखो यार, कोई भी एग्ज़ाम पहले जब हम कोई भी एग्ज़ाम बनाता है, तो पहले सिलेबस ही तैयार करता है, और कोई भी पेपर सेट करने के लिए आता है, तो पहले उनको सिलेबस ही दिया जाता है। ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप सिलेबस के आउट आप पढ़ाई करो। नहीं, सिलेबस के आउट आप पढ़ाई नहीं करना। अब क्या है, आपको घुस के पढ़ाई करना है, थोड़ा समझ-समझ के पढ़ाई करना है। जो भी जो भी अभी तक की आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? उन एमसीक्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करो आप। एकदम एग्ज़ैक्टली अब ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तो अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, पहले कभी-कभी पूछ दिया कि सी-एन रेशियो सॉइल का क्या है? तो अब सी-एन रेशियो का रोल क्या है, ये भी जानो। क्यों सी-एन रेशियो नैरो होना चाहिए? क्यों सी-एन रेशियो ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है? अगर किसी क्रॉप की सी-एन रेशियो कम है, तो क्यों एडवांटेज है? और अगर किसी क्रॉप की सी-एन रेशियो ज़्यादा है, तो क्यों उसको हम एज़ ए कंपोस्ट यूज़ नहीं करते?
कंपोस्ट मटेरियल यूज़ नहीं करते। तो आपको थोड़ा एनालिटिकल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ये साइंस का पेपर है उसमें क्या करता है कि ये साइंस के लिए आपको रिक्रूट कर रहा है, साइंस की प्रोसेस में लाने के लिए, मतलब लाने का प्रोसेस कर रहा है। तो थोड़ा एनालिटिकल आपको रहना है और कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना है। तो जो भी रेफरेंस बुक है आपको उसी के अकॉर्डिंग और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, अब आपको उस क्रॉप्स के उस सिलेबस का जो कंटेम्प्रेरी इशू चल रहा है, ठीक है, इंडिया में, वर्ल्ड में, थोड़ा उसके बारे में भी आपको अपडेट होना है। तो डोंट बी फियर। और रही बात अभी तक जैसे किसी को ये सब पता नहीं था, तो इसलिए सबको ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। तो फियर मत कीजिए, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और यही स्ट्रेटजी है, जो पढ़ाई करने का तरीका था उसी से पढ़ाई कीजिए। लेकिन हाँ, अब जिस तरह से मैंने बताया, थोड़ा सा उस तरह से आपको अपने पढ़ाई के ट्रेंड में, अपने सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए। और ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग आपका जो था कि आप काफ़ी भयभीत थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और कैसा था वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा।